द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों में आए एक बहुत बड़े और नाटकीय बदलाव पर गहराई से बात करेंगे। जी, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये एक निर्णायक मोड़ था। हाँ, इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर के शब्दों को अगर आज के हिसाब से कहें तो ऐसा लगता है कि प्रगति के साथ भारतीय सरकार का वो शुरुआती प्यार भरा दौर अब खत्म हो चुका था। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे आधुनिकीकरण और सुधार की कोशिशों से मुंह मोड़कर ब्रिटिशों ने एकदम उल्टी यानी प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनानी शुरू कर दी। और इन नीतियों ने जैसे फूट डालो और राज करो, पढ़े लिखे भारतीयों से दुश्मनी और सामाजिक सुधारों से दूरी ने भारत के भविष्य की कहानी कैसे लिखी, इस पर हम गौर करेंगे। बिल्कुल, इस बदलाव की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। हाँ, पूरी तरह से। तो उनकी जो नई नीतियां थीं, वो उस गहरे डर और पक्के इरादे से पैदा हुई थी कि भारत पर अपनी पकड़ हमेशा के लिए बनाए रखनी है। और अब उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अब उनका मुख्य उद्देश्य ये साबित करना था कि भारतीय अपने सामाजिक और सांस्कृतिक रिवाजों के कारण खुद पर शासन करने के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जानी पहचानी नीति थी फूट डालो और राज करो। हाँ, ये कोई नई चाल तो नहीं थी, लेकिन 1857 के बाद इसे एक सोची समझी सरकारी नीति बना दिया गया। बिल्कुल। 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ होगा ना कि ये दोनों समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकते हैं। सही बात है। इसलिए इस एकता को तोड़ना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। और इसके लिए उन्होंने किया क्या? विद्रोह के ठीक बाद उन्होंने इसका ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा, उनकी जमीनें और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की। अच्छा। और हिंदुओं को अपना पसंदीदा बताकर अपनी तरफ करने की कोशिश की। लेकिन ये तो कमाल का यूटर्न है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 15-20 साल में 1870 के बाद ये नीति पूरी तरह पलट दी गई। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। मतलब जिसे दुश्मन नंबर 1 माना जा रहा था, उसे ही अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाने की कोशिश शुरू हो गई। जी, ये तो दिखाता है कि वफादारी या दुश्मनी का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत का फायदा मायने रखता था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1870 के दशक तक भारत में राष्ट्रवाद की एक लहर उठने लगी थी। अच्छा। अब अंग्रेजों को एक नए सहयोगी की जरूरत थी जो इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को रोक सके। तो उन्होंने शिक्षित मुसलमानों की तरफ देखा। हाँ, उन्होंने शिक्षित उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ करने की कोशिश की। और इसके लिए जरिया क्या बना? और इसके लिए सरकारी नौकरियों का लालच एक बहुत बड़ा हथियार बना। नौकरियों की कमी का फायदा उठाकर पढ़े लिखे लोगों को ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। हाँ, उस समय औद्योगिक पिछड़ापन और सामाजिक सेवाओं की कमी के कारण पढ़े लिखे भारतीयों के लिए रोजगार का एकमात्र बड़ा जरिया सरकारी नौकरी ही थी। अंग्रेजों ने इसी भयंकर प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता और नफरत को भड़काने के लिए किया। कैसे? उन्होंने वफादारी के बदले में सांप्रदायिक आधार पर सरकारी रियायतों का वादा किया और इस तरह पढ़े लिखे मुसलमानों को पढ़े लिखे हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब पहले आप खुद ही 1833 के बाद आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं जी, और फिर जब लोग पढ़ लिख कर सवाल पूछने लगते हैं तो आप उन्हें ही दुश्मन मान लेते हैं। हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि आपने किसी को तैरना सिखाया और फिर पानी में उतरने से रोक दिया। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि उनका रवैया कैसे बदला। शुरू में उनका रवैया सकारात्मक था, खासकर तब जब शिक्षित भारतीयों ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, तो पहले वो खुश थे। हाँ, लेकिन ये रवैया तब पूरी तरह बदल गया जब यही शिक्षित वर्ग अपने नए ज्ञान का उपयोग ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने, उसकी आर्थिक नीतियों की आलोचना करने और प्रशासन में हिस्सेदारी की मांग करने के लिए करने लगा। वो अब सिर्फ नौकरी नहीं, हक मांग रहे थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी बढ़ती हुई दुश्मनी का नतीजा थी? या फिर कांग्रेस की स्थापना के बाद ये शत्रुता और ज्यादा बढ़ गई? ये तो मुर्गी और अंडे वाली बात लगती है। ये दोनों ही बातें सच हैं। शत्रुता पहले से ही बढ़ रही थी और कांग्रेस ने उस आग में घी का काम किया। अच्छा। कांग्रेस के बनने के बाद ब्रिटिश अधिकारी उच्च शिक्षा को सीमित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने लगे। और वो पढ़े लिखे भारतीयों का मजाक भी उड़ाते थे।
है ना? हाँ, उन्हें में आमतौर पर बाबू कहते थे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, इसमें एक गहरा नस्लीय तंज छिपा था। बाबू कहकर वो क्या जताना चाहते थे? बाबू कहकर वे ये जताते थे कि ये भारतीय सिर्फ नकल करना जानते हैं, लेकिन असल में शासन करने के लायक नहीं हैं। तो एक तरफ पढ़े लिखे आगे की सोचने वाले भारतीयों से दुश्मनी और दूसरी तरफ पुराने जमींदारों और राजाओं से दोस्ती। हाँ ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहाने जैसा था। हाँ, और ये दोस्त थे भारत के सबसे प्रतिक्रियावादी समूह, राजा, जमींदार और भूस्वामी। जैसे अवध के तालुकदार। बिल्कुल। अवध के अधिकांश तालुकदारों को, जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया था, उनकी जमीनें वापस कर दी गईं। और उन्हें एक नया दर्जा दिया गया। इन वर्गों को अब भारतीय लोगों का पारंपरिक और स्वाभाविक नेता बताया जाने लगा। उनके हितों और विशेषाधिकारों की पूरी रक्षा की गई। इस बारे में तो एक खुली घोषणा भी की गई थी, जो इरादे साफ कर देती है। हाँ, वाइसराय लॉर्ड लिटन ने की थी। उन्होंने 1876 में कहा था कि इंग्लैंड का ताज अब से एक शक्तिशाली देशी अभिजात वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं, सहानुभूति और हितों के साथ पहचाना जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक तरह का सौदा था। कैसा सौदा? अंग्रेजों ने राजाओं और जमींदारों से कहा, आप अपनी गद्दी और शान बचाए रखिए, बस हमारे राज में कोई दखलंदाजी मत कीजिए और लोगों को शांत रखिए। और बदले में जमींदारों ने? और इसके बदले में जमींदारों ने भी ये पहचान लिया कि उनकी स्थिति और उनके विशेषाधिकार ब्रिटिश शासन के बने रहने से ही जुड़े हुए हैं। तो वो पक्के समर्थक बन गए। सबसे पक्के समर्थक। और जाहिर है, जब आप ऐसी रूढ़िवादी ताकतों से हाथ मिलाएंगे तो समाज सुधार की बातें तो पीछे छूटी जाएंगी। हाँ, ये उसी नीति का सीधा नतीजा था। अंग्रेजों का मानना था कि उनके पहले के सामाजिक सुधार, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन। हाँ, सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना, ये सब 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण थे। उन्हें ऐसा क्यों लगा? उन्हें लगा कि उन्होंने भारतीय समाज के मामलों में दखलंदाजी करके रूढ़िवादी तबके को नाराज कर दिया है। अच्छा। इसलिए अब उन्होंने जानबूझकर रूढ़िवादी राय का पक्ष लेना शुरू कर दिया और सुधारकों से दूरी बना ली। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की है। हाँ, उन्होंने लिखा है, भारत में प्रतिक्रियावादियों के साथ ब्रिटिश सत्ता के इस स्वाभाविक गठबंधन के कारण ये कई बुरी प्रथाओं और रिवाजों का संरक्षक और समर्थक बन गया, जिनकी वो अन्यथा निंदा करता था। मतलब वो एक दुविधा में फंस गए थे। बिल्कुल, अंग्रेज एक दुविधा में थे। अगर वे सुधार करते तो रूढ़िवादी भारतीय नाराज होते, और अगर नहीं करते तो प्रगतिशील भारतीय उनकी निंदा करते। तो उन्होंने बीच का रास्ता चुना। उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, यथास्थिति बनाए रखने का। और ऐसा करके उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक बुराइयों को संरक्षण दिया। ये तो हुई शिक्षित वर्ग और जमींदारों की बात, जिन्हें अंग्रेज या तो दुश्मन मान रहे थे या दोस्त। लेकिन उस आम भारतीय का क्या, जिसे इन सब बहसों से कोई लेना देना नहीं था? क्या उसकी जिंदगी में कोई सुधार आ रहा था? स्कूल, अस्पताल, साफ सफाई के मामले में? बिल्कुल नहीं। जहां यूरोप में 19वीं सदी में इन सेवाओं में क्रांति आ रही थी, वहीं भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। इसका कारण क्या था? पैसों की कमी? इसका सीधा कारण सरकारी खर्च के आवंटन में था। अगर हम 1886 के आंकड़ों को देखें, हाँ बताइए। कुल 47 करोड़ रुपए के राजस्व में से सेना पर लगभग 19.41 करोड़ और नागरिक प्रशासन पर 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी ज्यादातर पैसा तो इसी में चला गया। हाँ, लेकिन शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दों पर 2 करोड़ से भी कम। और सिंचाई पर? सिंचाई पर सिर्फ 65 लाख रुपए खर्च किए गए। मतलब साफ है, फौज और अफसरों का पेट भरने के बाद आम जनता के लिए कुछ बचता ही नहीं था। नहीं बचता था। और जो थोड़ी बहुत सेवाएं थी भी, वो शायद सब तक नहीं पहुंचती थी। बिल्कुल। स्वच्छता, पानी की आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी सेवाएं आमतौर पर शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थीं। और शहरों में भी सब जगह नहीं? नहीं, वहां भी ये तथाकथित सिविल लाइंस या शहरों के ब्रिटिश हिस्सों तक ही थीं। ये मुख्य रूप से यूरोपीय लोगों और मुट्ठीभर उन अमीर भारतीयों की सेवा करती थीं जो उन इलाकों में रहते थे। मतलब आम भारतीय के लिए कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं। और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का क्या हाल था? उनकी हालत बेहद दयनीय थी। कितने घंटे काम करते थे वो? उन्हें दिन में 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं था। और महिलाएं और बच्चे? महिलाओं और बच्चों को भी पुरुषों के बराबर ही लंबे समय तक काम करना पड़ता था। वेतन बहुत कम था, महीने में सिर्फ 4 से 20 रुपए। और कारखानों के अंदर के हालात? कारखाने भीड़ भाड़ वाले, बिना रोशनी और हवा के होते थे और पूरी तरह से अस्वच्छ थे, जहां दुर्घटनाएं आम थीं।
तो क्या सरकार ने उनकी हालत सुधारने के लिए कोई कानून नहीं बनाए? सरकार ने कुछ आधे अधूरे कारखाना अधिनियम 1881 और 1891 में पारित किए। तो फिर उनमें क्या कमी थी? वे भी पूरी तरह से मानवीय विचारों से प्रेरित नहीं थे। उन पर ब्रिटिश निर्माताओं का लगातार दबाव था। क्यों? जिन्हें डर था कि भारत का सस्ता श्रम उन्हें बाजार में टक्कर देगा। अच्छा, तो ये अपने फायदे के लिए था? हाँ, इन कानूनों में 7 से 12 साल के बच्चों के लिए काम के घंटे 9 तक सीमित किए गए और महिलाओं के लिए 11 घंटे। लेकिन पुरुषों के काम के घंटे अभी भी तय नहीं थे। मतलब पुरुषों का शोषण जारी रहा। और यहाँ सबसे बड़ी धोखेबाजी ये थी कि ये कानून ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफी के बागानों पर लागू नहीं होते थे। वहाँ क्या आता था? वहाँ श्रमिकों को धोखाधड़ी और जबरदस्ती से भर्ती कर लगभग गुलामों की तरह रखा जाता था। मतलब उन पर कोई कानून लागू नहीं होता था? नहीं, सरकार ने बागान मालिकों की पूरी मदद की और ऐसे दंड कानून बनाए जिसे एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी मजदूर काम करने से मना नहीं कर सकता था। अगर कोई मना करे तो? अनुबंध तोड़ना एक आपराधिक अपराध माना जाता था। प्रेस की आजादी को लेकर भी लगातार एक खींचतान चलती रही है ना? हाँ, ये एक दिलचस्प कहानी है। 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिए थे, जिसका शिक्षित भारतीयों ने स्वागत किया। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं। नहीं, जैसे ही राष्ट्रवादियों ने प्रेस का इस्तेमाल सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना करने और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए करना शुरू किया, अधिकारियों का रवैया बदल गया। और फिर आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जी, 1878 में। और इसका निशाना सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबार थे। लेकिन ये भी ज्यादा दिन चला नहीं पाया। नहीं, इस एक्ट के खिलाफ जोरदार जनविरोध हुआ और इस विरोध का तत्काल प्रभाव पड़ा। एक्ट को 1882 में निरस्त कर दिया गया। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। 1905 के बाद जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो 1908 और 1910 में फिर से दमनकारी प्रेस कानून बनाए गए। इन सारी नीतियों के धागे कहीं न कहीं एक जगह जाकर जुड़ते हैं, और वो है गहरा नस्लीय अहंकार। निश्चित रूप से 1857 के विद्रोह ने भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की खाई को एक ऐसी खाई में बदल दिया था जिसे पाटना नामुमकिन था। तो अब वो खुलकर नस्लवाद दिखाने लगे थे। हाँ, अंग्रेज अब खुले तौर पर नस्लीय वर्चस्व के सिद्धांत का दावा करने लगे। इसके उदाहरण क्या थे? रेलवे के डिब्बे, स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्ष, पार्क, होटल, क्लब, जहां केवल यूरोपीय लोगों के लिए लिखा होता था, ये सब इसी रोजमर्रा के नस्लवाद का प्रतीक थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस अपमान को बहुत गहराई से महसूस किया था और इसके बारे में लिखा भी है। हाँ, उन्होंने लिखा, हम भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत से ही नस्लवाद के हर रूप को जानते हैं। इस शासन की पूरी विचारधारा मास्टर रेस की थी। ये तो बहुत अपमानजनक था। ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। सत्ता में बैठे लोगों ने इसे स्पष्ट भाषा में घोषित किया था। शब्दों से अधिक शक्तिशाली उनके साथ का व्यवहार था, और पीढ़ी दर पीढ़ी भारत एक राष्ट्र के रूप में और भारतीय व्यक्तियों के रूप में अपमान और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के अधीन थे। तो हमने देखा कि भारत के अंदर नीतियां पूरी तरह से ब्रिटिश फायदे के लिए थी। जी। क्या भारत की सीमाओं के बाहर भी यही कहानी चल रही थी? क्या भारत को दुनिया के नक्शे पर एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था? बिल्कुल। भारत की विदेश नीति दिल्ली में नहीं, लंदन में तय होती थी। और उसके उद्देश्य क्या थे? और इसके 2 ही मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत में अपने सबसे कीमती साम्राज्य की रक्षा करना, और दूसरा, एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश व्यापार और आर्थिक हितों का विस्तार करना। और इसका बोझ किस पर पड़ा? इन लक्ष्यों के लिए भारत को अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध लड़ने पड़े, जिसका खून और पैसा दोनों भारतीयों ने चुकाया। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला 1814 का नेपाल युद्ध। ये युद्ध सीमा विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन असल में अंग्रेज अपने साम्राज्य को हिमालय की प्राकृतिक सीमा तक फैलाना चाहते थे। और नतीजा? युद्ध में नेपाल की हार हुई। नेपाल को गढ़वाल और कुमाऊं के जिले सौंपने पड़े। इससे अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? इस समझौते से अंग्रेजों को शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण हिल स्टेशन मिले, और उनकी सेना में बड़ी संख्या में गोरखा सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने आगे चलकर ब्रिटिश भारतीय सेना को बहुत मजबूत किया। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा उदाहरण बर्मा का है, जिसे एक नहीं 3 युद्धों में जीता गया। हाँ, यहाँ भी सीमा संघर्ष एक बहाना था, लेकिन असली वजह विस्तारवादी इच्छाएं थीं। मतलब व्यापारिक लालच। ब्रिटिश व्यापारियों की नज़र बर्मा के विशाल सागौन यानी टीक के जंगलों पर थी,
और वे अपने कारखानों में बने सामान के लिए बर्मा को एक बड़े बाजार के रूप में देखते थे। और कोई वजह? साथ ही वे बर्मा में बढ़ते फ्रांसीसी प्रभाव को भी रोकना चाहते थे। तो पहले युद्ध का नतीजा क्या निकला? मतलब बर्मा के जंगलों की लकड़ी से लेकर उसके बाजार तक सब पर कब्जा करना था। हाँ, पहला बर्मा युद्ध 1826 में यांदाबो की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि में क्या था? बर्मा को अपने तटीय प्रांत अराकान और तेनासेरियम सौंपने पड़े और 1 करोड़ रुपए का भारी हर्जाना देना पड़ा। तो इससे उन्हें एक बेस मिल गया? हाँ, इस संधि से अंग्रेजों को बर्मा में भविष्य के विस्तार के लिए एक मजबूत आधार मिल गया और 1852 में जो दूसरा बर्मा युद्ध हुआ वो तो लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश व्यापारिक लालच का ही नतीजा था। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की चर्चा से ये साफ है कि 1857 के बाद ब्रिटिश नीतियों ने एक स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी यानी पीछे ले जाने वाला मोड़ लिया। हाँ, ये कहा जा सकता है। प्रगतिशील ताकतों को दबाने और रूढ़िवादी तत्वों के साथ गठबंधन करने से उन्होंने भारत पर अपनी पकड़ तो मजबूत की, लेकिन साथ ही सामाजिक विभाजन, सांप्रदायिकता और पिछड़ेपन के ऐसे बीज भी बो दिए जिनका असर बहुत लंबे समय तक महसूस किया गया। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए कोई अंतिम विचार? हाँ, ये नीतियां विशेष रूप से फूट डालो और राज करो और समाज के कुछ वर्गों को दूसरों के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति सिर्फ उस दौर की प्रशासनिक चालें नहीं थीं। हमें ये सोचना चाहिए कि आज़ादी के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर उनके दूरगामी परिणाम किस रूप में दिखाई देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।